नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को ब्रिटिश भारत के संवैधानिक विकास के बारे में बताया था, जो कि 1857 की क्रांति के पहले के जितने भी चार्टर एक्ट या जो अधिनियम आए थे उनकी बात हुई थी। उन चार्टर एक्ट्स के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर शासन किया था। 100 वर्षों के शासनकाल के दौरान यहाँ का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है भारत का, वो एक्सप्लॉयटेशन से त्रस्त हो गया था, अंग्रेजों के शोषण से परेशान हो गया था। नतीजा लगभग 100 वर्षों के ब्रिटिश शासन के बाद, यानी कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था बंगाल में और बंगाल को जीत लिया था अंग्रेजों ने, उसके 100 साल में उन्होंने लगभग भारत पर जो है कब्जा कर लिया था। जो आज का पाकिस्तान आप देखते हैं, बांग्लादेश का इलाका देखते हैं, ये म्यांमार का इलाका देखते हैं, ये सारे इलाके अंग्रेजों ने जीत लिए थे और इन्होंने अपने नीतियां जो हैं वो थोपना शुरू कर दिया था हम लोगों पर। नतीजा 1857 में ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिवोल्ट हो गया और रिवोल्ट होने के बाद जो ब्रिटिश क्राउन था, यानी कि जो ब्रिटिश ताज, चाहे वो सम्राट हो यहाँ या वो जो महारानी हो वहाँ की, तो उनके थ्रू जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चल रहा था उसे रोक दिया गया और वहाँ पर ब्रिटिश भारत को जो है डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो है सम्मिलित कर दिया गया, ये चेंज किया गया। और इसके बाद 1857 के विद्रोह को जब 1-1.5 साल के बाद दबा दिया गया 1858 में, उसके बाद जो है पहली बार 1858 में यानी 1858 में जो है भारत सरकार अधिनियम 1858 लाया गया और इसके अंतर्गत कई सारे चेंजेस जो हैं वो किए गए। तो इनके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूंगा। और 1947 तक जो है कई एक्ट्स लाए गए, कैसे हम लोगों ने संघर्ष किया, हम भारतीयों ने, और धीरे धीरे जो है अंग्रेज़ों को मजबूर कर दिया कि अलग अलग एक्ट्स के यानी कानूनों के माध्यम से जो है वो हमें पॉलिटिकल सिस्टम में और अधिकार देते चले जाएं। तो इन सब की बात, चूँकि ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में भी इन सब की बात होती है और यहाँ पर हमारा फोकस जो रहेगा वो उन अधिनियमों पर रहेगा कि कैसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हमारा फोकस उन्हीं एरियाज़ पर रहे जहाँ से हमें मार्क्स फेच होंगे या जो हमें प्रिलिमिनरी टेस्ट में, ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में जो है हमें फ़ायदा पहुँचाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भारत शासन अधिनियम 1858 की, या जिसे भारत सरकार अधिनियम भी कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश भारत में संवैधानिक विकास, इसके पिछले वीडियो में मैंने चर्चा की थी। 1857 के विद्रोह यानी जो रिवोल्ट था 1857 का, उसके पहले का जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ था। अब हम इसके बाद के कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की चर्चा करेंगे। इसे मैंने 2 वीडियोज़ में जो है डेवलप किया है। तो अभी शुरू के कुछ अधिनियम जो है एक्ट्स, उनकी चर्चा कर लेंगे, महत्वपूर्ण पहलुओं की, और इसे अगले वीडियोज़ में जो बाकी बचे हुए अधिनियम होंगे मैं उसकी चर्चा कर लूँगा, ताकि कोई हौच-पौच क्रिएट नहीं हो। 1858 का भारत सरकार अधिनियम, that means the Government of India Act 1858। इस एक्ट के तहत भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से छीनकर ब्रिटिश ताज यानी कि ब्रिटिश क्राउन के हाथों में दे दिया गया। ठीक है, यानी अब जो भारत का डायरेक्ट कंट्रोल था वह ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आ गया और अब
ब्रिटिश संसद जो है वह अब इस माध्यम से सीधे भारत के लिए जो है कानून बनाने लगी। पहले वो कानून बनाती थी तो उसका अनुपालन जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी कराती थी, लेकिन अब जो है चीज़ें बदल गई। अब सीधे जो है ब्रिटिश ताज का अधिकार जो है वो भारत पर हो गया। उसने यहाँ के राजनीतिक सुप्रीमेसी को जो है अपने हाथों में ले लिया। अब क्या किया गया, मैंने बताया था आप लोगों को कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन इसलिए किया गया था कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ये ब्रिटिश पार्लियामेंट्रियंस के बनी हुई एक बना हुआ एक ग्रुप था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और इसके माध्यम से भारत के प्रशासन पर जो है उनका एक कंट्रोल हो गया था। लेकिन यहाँ क्या किया गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया, यानी एबॉलिश कर दिया गया। इसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया तथा इसके समस्त अधिकार लंदन स्थित भारत सचिव के हाथों में दे दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया तथा इसके समस्त अधिकार लंदन स्थित भारत सचिव को दे दिया गया। अब भारत सचिव कौन होता था, इंग्लिश में मैंने लिखा है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। भारत सचिव एक ब्रिटिश एमपी हुआ करता था तथा ये अनिवार्य रूप से नेसेसरली जो है ये ब्रिटिश कैबिनेट का एक मेंबर होता था, यानी ब्रिटिश जो मंत्रिमंडल था उसका ये मेंबर होता था भारत सचिव, और इसे ही समस्त अधिकार दे दिए गए भारत को नियंत्रण में रखने के लिए। लेकिन इसका ऑफिस कहाँ होता था, लंदन में, यानी कि जो ब्रिटेन की राजधानी लंदन थी वहीं पर रहता था तथा इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया था। तो इसकी सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय 15 मेंबर काउंसिल का गठन किया गया था, जो भारत पर शासन करने के लिए जो इस भारत सचिव है उसको ये लोग असिस्ट किया करते थे, सहायता प्रदान किया करते थे। इन सब फैक्ट्स को आप ध्यान में रखिएगा कि किस एक्ट के द्वारा जो है ब्रिटिश ताज को जो है भारत का शासन सौंप दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कब समाप्त किया गया, इसे लाया गया था 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, लेकिन अब इसे समाप्त करके सारा कंट्रोल जो है वो किसको दे दिया गया, भारत सचिव को दे दिया गया 1858 के एक्ट के द्वारा। और इसके लिए इसे असिस्ट करने के लिए एक 15 मेंबर्स की काउंसिल का भी गठन किया गया था साथ में, और इनका ऑफिस लंदन में होता था। तो इन चीज़ों को आप बेसिकली ध्यान रखेंगे। इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण बदलाव क्या किया गया कि अब तक जो लॉर्ड कैनिंग थे वो भारत के गवर्नर जनरल थे, लेकिन अब गवर्नर जनरल को वाइस रॉय कहा जाने लगा। ऐसा इसलिए कहा जाने लगा क्योंकि वह ब्रिटिश क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव हो गया, यानी कि प्रतिनिधि हो गया। तो इस चीज़ को ध्यान देंगे।
तो इस एक्ट में क्या हुआ कि भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। इस प्रकार लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने, यानी कि अभी भी वो गवर्नर जनरल थे, लेकिन अब क्या हो गया कि अब जो है वो वायसराय भी कहे जाने लगे। वायसराय में आप देखेंगे कि रॉय शब्द, रॉयल का रॉय शब्द छिपा हुआ है, जिसका मतलब हो गया कि वो ब्रिटिश साम्राज्य, जो ब्रिटिश ताज था उसके प्रतिनिधि थे। और एक और काम क्या किया गया कि वायसराय लंदन स्थित भारत सचिव के अधीन था तथा वायसराय को भारत सचिव की आज्ञा माननी होती थी। यानी वायसराय भले ही ब्रिटिश भारत में, इंडिया में जो है सबसे बड़े ब्रिटिश अधिकारी हुआ करते थे, लेकिन इन्हें किसके अधीन कर दिया गया? भारत सचिव के अधीन कर दिया गया, जो लंदन में बैठता था। और भारत सचिव कौन होता था? जैसा कि मैंने बताया कि वह ब्रिटिश पार्लियामेंट्रियन हुआ करते थे, ब्रिटिश सांसद होते थे, तथा भारत सचिव जो है वो अनिवार्य रूप से ब्रिटिश सरकार का एक अंग होता था और ब्रिटिश कैबिनेट का एक मंत्री होता था, और उसे ही भारत सचिव बनाया जाता था, तथा वह डायरेक्ट कंट्रोल रखता था भारत स्थित वायसराय पे। तो ये सारी बातें आपको 1858 के अधिनियम में लाई गई थी, और इसके माध्यम से जो है अब यह साबित किया गया भारतीयों के सामने कि अब जो है डायरेक्ट ब्रिटिश ताज है, कि आप चिंता मत कीजिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को हमने हटा दिया जिसने इतने साल से आप पर जो है शासन किया था। लेकिन असल में क्या हुआ कि उस शक्ति को और भी नियंत्रित किया गया, ताकि इस टाइप का विद्रोह 1857 की का तरह जो रिवोल्ट था वो दोबारा ना हो। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे, इन फैक्ट्स को याद रखिएगा, ये आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। अब हम लोग दूसरे अधिनियम की ओर बढ़ेंगे, जो कि 1857 के विद्रोह के बाद जो आए थे, हम उसकी चर्चा करेंगे। यह इसके 3 वर्षों के बाद ही आया था, भारत परिषद अधिनियम। अधिनियम का मतलब जो होता है एक्ट होता है, यानी जब कोई कानून, कोई विधेयक, कोई बिल कानून बन जाता है तो उसे हम अधिनियम कहते हैं या एक्ट कहते हैं। तो ये जो था, ये द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 था। इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण बातें हुई थी वह हुई थी कि लॉर्ड कैनिंग ने, यानी जो वायसराय थे, लॉर्ड कैनिंग ने पहली बार भारत में विभागीय प्रणाली यानी पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की। लॉर्ड कैनिंग ने पहली बार भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत की, डेट मीन्स पोर्टफोलियो सिस्टम की। इसका मतलब क्या होता था? इसका मतलब होता था, मैंने बताया आप लोगों को पिछले वीडियो में, कि 1853 यानी 1853 के एक्ट के, चार्टर एक्ट के तहत जो है, जो गवर्नर जनरल की जो परिषद हुआ करती थी, जिसमें कि 4 मेंबर हुआ करते थे, उसके कार्यपालिका
शक्तियों को, डेट मीन्स जो एक्सिक्यूटिव शक्तियां होती थी उसको विधायी शक्तियों से अलग कर दिया। और पहली बार 1853 में जो है विधायी शक्तियां यानी कि जो लेजिस्लेटिव पावर्स हुआ करती थी, जो कानून बनाने की जो शक्तियां होती थी, उनके लिए अलग से जो है एक अखिल भारतीय लेजिस्लेटिव असेंबली का गठन किया गया था 1853 में। तो डेट मीन्स कि कानून बनाने के लिए एक अलग परिषद आ गई थी, विधायी परिषद, और उसको एक्सिक्यूट करने के लिए कार्यकारी परिषद या कार्यपालिका परिषद जो है, एक्सिक्यूटिव काउंसिल जो है, वो गवर्नर जनरल की हुआ करती थी। अब क्या हुआ कि लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया कि जो वो एक्सिक्यूट करने के लिए और जो विधायी शक्तियों के लिए जो केंद्रीय परिषद का यानी विधायी परिषद का जो निर्माण किया गया था, उसमें उन्होंने क्या किया कि अब एक विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। इसके अंतर्गत क्या होता था कि भारत के प्रशासन को देखने के लिए जो एक्सिक्यूटिव काउंसिल थी गवर्नर जनरल की, या अब उसे वायसरॉय भी कहते थे, तो उसमें क्या किया गया कि अलग अलग विभागों का प्रभार जो है अलग अलग सदस्यों को, मेंबर्स को दे दिया गया। और इनका काम था कि आपको जो काम सौंपा गया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होगी, आपके डिपार्टमेंट्स की। उस प्रकार की व्यवस्था को विभागीय प्रणाली कहते हैं, पोर्टफोलियो सिस्टम। ओवरऑल पावर जो था वो वायसरॉय के पास ही होता था, लेकिन अलग अलग कार्यों को बांट दिया गया और अलग अलग मेंबर्स को दे दिया गया कि आप इस काम को देखना, आप इस काम को देखना। इसे ही हम विभागीय प्रणाली कहते हैं, अलग अलग विभागों में बांट देना। इंग्लिश में उसे ही पोर्टफोलियो सिस्टम कहा जाता है। इस प्रकार एक प्रकार से जो मंत्रिमंडलीय प्रणाली थी उसकी भी नींव पड़ गई। जैसे कि आप देखते होंगे आज कि प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके कई सारे मिनिस्टर्स होते हैं जो अलग अलग काम देखते हैं। ठीक उसी प्रकार जो ये नींव थी, जो ये बेस था मंत्रिमंडलीय सिस्टम का भारत में, ये यहीं से पड़ गया। और लॉर्ड कैनिंग को इसीलिए भारत में विभागीय प्रणाली या पोर्टफोलियो सिस्टम का जन्मदाता कहा जाता है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद एक और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट जो इसमें जोड़ा गया, इसमें यह कहा गया कि आपातकाल में या संकटकालीन परिस्थितियों में जो है वायसरॉय जो हैं वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं तब, जबकि अब 1853 से ही एक विधायी परिषद जो है उसका गठन कर दिया गया था ताकि वह विधि निर्माण कर सके। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ कि अगर कोई आपातकालीन व्यवस्था हो गई, कोई आपात स्थिति आ गई, तो ऐसी स्थिति में जो वायसरॉय यानी जो गवर्नर जनरल था भारत का, वो अध्यादेश ला सकता था, यानी कि ऑर्डिनेंस ला सकता था। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं बता दूं यहाँ पर कि अब वायसरॉय आपातकालीन परिस्थितियों में, मतलब इमरजेंसी सिचुएशंस में, अब वायसरॉय आपातकालीन परिस्थितियों में यानी इमरजेंसी कंडीशंस में, सिचुएशंस में बिना विधायिका परिषद यानी बिना लेजिस्लेटिव काउंसिल की अनुमति के अध्यादेश जारी कर सकता था, डेट मीन्स ऑर्डिनेंस जारी कर सकता था। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि किस एक्ट के तहत जो है पहली बार गवर्नर जनरल को यह राइट दिया गया कि वह ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है इमरजेंसी कंडीशन में, तो वह 1861 का द इंडियन काउंसिल एक्ट था। तो इस चीज़ को जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो मैं बताता हूं आप लोगों को। अब इस एक्ट के तहत, भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत, एक बार फिर से जो बॉम्बे और मद्रास की जो प्रेसिडेंसीज थी, यानी जो प्रांत थे बॉम्बे और मद्रास के, जिनसे
विधि निर्माण यानी लॉ मेकिंग जो पावर्स थे वो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत छीन लिए गए थे। लेकिन फिर एक बार क्या हुआ कि डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस को फिर से स्टार्ट करते हुए बम्बई और मद्रास प्रोविंसेस को जो है एक बार फिर से वहाँ के गवर्नर्स को लॉ मेकिंग पावर जो है वो दे दिया गया। तो एक बार पुनः जो है 1833 के पश्चात एक बार पुनः बंबई तथा मद्रास प्रांतों को कानून बनाने की शक्ति दी गई। डेट मीन्स कि डिसेंट्रलाइज्ड किया गया पावर्स को। सारा पावर जो था वो 1833 से जो है वो भारत के गवर्नर जनरल में ही निहित कर दिया गया था और बंबई तथा मद्रास प्रांतों के गवर्नर्स के पावर को थोड़ा कम कर दिया गया था। और लेकिन एक बार फिर से डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस की शुरुआत हुई और मद्रास तथा बॉम्बे प्रांतों के गवर्नर्स को जो है उनके परिषद के साथ जो है फिर से कानून बनाने की शक्ति दे दी गई। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें क्या हुआ था कि जो वाइसरॉय थे यानी जो गवर्नर जनरल थे भारत के, उनकी जो परिषद थे उसमें जो है पहली बार क्या किया गया कि गैर सरकारी सदस्य, डेट मीन्स कि जो नॉन गवर्नमेंटल यानी जो ब्रिटिश सरकार से संबद्ध नहीं थे उन मेंबर्स को भी जो है वो गवर्नर जनरल यानी वाइसराय की परिषद में जो है शामिल किया गया। और जो गवर्नर जनरल जैसे मैंने आपको बताया था कि 1853 में जिस विधायिका परिषद का निर्माण किया गया था उसमें क्या किया गया कि गैर सरकारी सदस्यों को शामिल किया गया। डेट मीन्स कि जो भारतीय थे उनको भी जो है पहली बार जो है इस विधायिका परिषद का अंग बनाया गया। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे पहली बार विधि निर्माण यानी कि कानून पहली बार विधि निर्माण में भारतीयों को भी भागीदार बनाया गया। पहली बार भारतीयों को भी जो है विधि निर्माण में भागीदार बनाया गया। कैसे बनाया गया? कैसे बनाया गया? क्योंकि पहली बार केंद्रीय विधायिका परिषद जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी गैर सरकारी नॉन गवर्नमेंटल सदस्यों की नियुक्ति हुई। ठीक है, तो इस एक्ट की एक खासियत क्या थी 1861 की कि पहली बार जो है जो विधायिका परिषद का जो निर्माण किया गया था 1853 में अलग से कानून बनाने के लिए एग्जीक्यूटिव कार्यों के अतिरिक्त, उसमें पहली बार 1861 में जाकर के जो है गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नॉन गवर्नमेंटल मेंबर्स के रूप में भारतीयों को शामिल किया गया और इस प्रकार वो विधि निर्माण यानी लॉ मेकिंग प्रोसेस में शामिल हुए। हाँ, ये अलग बात है कि अगर गवर्नर जनरल यानी कि वाइसरॉय चाहता तो ये सारे बने बनाए लॉ को जो है खत्म कर सकता था और उनको एक्ट बनने ही नहीं देता, कानून जो है वो बनने ही नहीं देता। लेकिन चलो कम से कम शुरुआत तो हुई, भारतीयों को कम से कम इस लायक समझा तो गया। तो ये चीज़ जो है 1861 के एक्ट से ही शुरू हुई थी। तो इन चीज़ों को एक कॉन्सेप्ट के रूप में लीजिएगा, बहुत ज़्यादा परेशान मत होइएगा, हल्की चीज़ें ही जो हैं वो याद रखने की ज़रूरत होती हैं इसमें। ठीक है, और एक और काम किया गया था
कि मैंने बताया था कि वायसराय के सदस्यों की संख्या शुरू में 4 थी, फिर जो है उसको घटा करके 3 किया गया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर जनरल की सहायता के लिए, मदद के लिए जो है 4 सदस्य होते थे, लेकिन उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट में उसे घटा करके 3 कर दिया गया था। लेकिन फिर मैंने बताया था कि कैसे जो है 1833 के एक्ट में जो है फिर से 4 सदस्य कर दिए गए थे। अब क्या किया गया, 1861 के एक्ट में जो है वायसराय यानी कि जो गवर्नर जनरल थे, वायसराय की परिषद में, कार्यकारी परिषद में 5वां सदस्य यानी मेंबर जो है वो घोषित कर दिया, 5वां सदस्य नियुक्त किया गया। मैंने बताया था कि 1833 के चार्टर एक्ट में जो है जो चौथा सदस्य होता था वो विधि सदस्य यानी कानूनी सदस्य होता था, जहां पर हमने देखा होगा कि लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति हुई थी। उसी प्रकार अब क्या किया गया कि 5वें सदस्य को भी नियुक्त किया गया और यहाँ 5वां सदस्य को कहा गया कि ये अनिवार्य रूप से विधि सदस्य ही होगा, जैसे कि 1833 में कहा गया था। ठीक है, तो इस प्रकार वायसराय की परिषद में जो है अब 5 सदस्य हो गए। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट काम क्या किया गया था 1861 के भारत परिषद अधिनियम में, इंडियन काउंसिल्स एक्ट में, कि वायसराय को अन्य कई जो प्रांत अब हो रहे थे, जैसे जैसे अंग्रेज जो है वो कब्जा करते जा रहे थे, तो कई सारे नए प्रांत जो हैं वो ब्रिटिश भारत में सम्मिलित हो रहे थे। तो वहाँ के लिए विधान परिषद बनाने के लिए, प्रांतों में विधान परिषद बनाने का अधिकार जो है वो वायसराय को मिल गया। वायसराय को अब नए प्रांतों यानी कि प्रोविंसेस, नए प्रांतों के गठन तथा वहां विधायिका परिषद के निर्माण का अधिकार मिल गया। तो जो पहले बंगाल का जो गवर्नर होता था वो तो बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल बन गया था, प्लस मद्रास और बंबई प्रांतों के लिए तो गवर्नर्स थे ही, लेकिन अब क्या किया गया कि अलग से बंगाल के लिए सेपरेट जो है गवर्नर बनाया गया। उसे, चूंकि गवर्नर जनरल जो है भारत के साथ साथ बंगाल का भी काम देख रहे थे, तो इसलिए बंगाल प्रांत के लिए अलग से गवर्नर बनाया गया। ठीक है, वो बनाया गया। फिर उत्तर पश्चिम प्रांत, डेट मीन्स नॉर्थ वेस्ट जो प्रोविंस था जो अभी पाकिस्तान में है, उसका भी गठन किया गया। और इसी प्रकार हम देखेंगे कि पंजाब में भी जो है विधायिका परिषद वहाँ प्रांत बनाया गया और उसे भी जो गठन किया गया जब महाराजा रंजीत सिंह के बाद जो है, महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद 2 आंग्ल सिख युद्धों के माध्यम से जो है पंजाब को भी ब्रिटिश भारत में सम्मिलित कर लिया गया था, तो वहाँ पे भी प्रांत बनाया गया। तो ये तमाम चीज़ें जो है 1861 के एक्ट के तहत ही जो है की गई थी। तो उतना हमें डीप जाने की जरूरत नहीं है इस परीक्षा के हिसाब से, मैं आप लोगों को केवल कॉन्सेप्ट के हिसाब से कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। अब इसके बाद जो तीसरा जो महत्वपूर्ण अधिनियम आता है वो है भारत परिषद अधिनियम 1892 यानी 1892, द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। तो इसमें जो है क्या क्या महत्वपूर्ण बातें थी, अभी मैंने बताया आप लोगों को कि 1861 के एक्ट में पहली बार इंडियंस को जो है नॉन गवर्नमेंटल मेंबर्स रूप में शामिल किया गया था, यानी गैर सरकारी सदस्यों के रूप में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं विधि निर्माण में उनको लाया गया। चलो ठीक है, अंतिम पावर, अल्टीमेट पावर वायसराय के हाथों में था, वो रिजेक्ट भी कर सकता था, कानून नहीं बनने देता, उनकी बात नहीं मानता, ऐसा होता भी था अक्सर, लेकिन कम से कम भारतीयों को लाया गया। अब क्या किया गया कि आपको याद होगा कि 1892 के 7 साल पहले जो है 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हो गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। और कांग्रेस का जो उदारवादी खेमा था, डेट मीन जो लिबरल्स थे, जो नरमपंथी थे, जो मॉडरेट्स थे, जो ज़्यादा हंगामा नहीं करते थे, उनका प्रेशर पड़ा और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 को पारित कर दिया गया। इसमें जो 2 महत्वपूर्ण बातें हुई थी, जो पहली बात क्या थी
इसमें पहली बार केंद्रीय विधान परिषद, मैं बता चुका हूं बार बार कि जो 1853 के एक्ट के तहत जो इसका गठन किया गया था, जब हम लोग ने कार्यपालिका कार्यों और विधायी कार्यों को अलग होते देखा था, तो पहली बार केंद्रीय विधान परिषद, डेट मीन्स कि जो ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव जो काउंसिल था, जो लेजिस्लेचर था, गवर्नर जनरल के साथ साथ जो वहाँ पर रहता था ये विधायी कार्यों के लिए, और उनकी जो परिषद होती थी वो उसको एक्सिक्यूट करने के लिए। और सबसे बड़ी बात कि जो वाइसरॉय था या जो गवर्नर जनरल जो था, उसे इन सब पर जो है वीटो करने का पावर था। ये मैं बता दूं आप लोगों को कि जब उनको जैसी मर्जी होती कर देते थे, और ऊपर से उसके ऊपर भी भारत सचिव होता था, ठीक है। भारत सचिव के ऊपर जो ब्रिटिश क्राउन होता था, ब्रिटिश संसद होती थी फाइनली, तो ये तमाम लोग जो चीज़ चाहते थे वही होता था। तो पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने तथा प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने तथा प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, ठीक है, इसको याद रखिएगा। लेकिन वो पूरक प्रश्न, यानी कि उसके बाद जो है एक बार क्वेश्चन पूछ लिया, फिर वो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे। अगर जो रिप्रेजेंटेटिव होते थे, जो बजट जो ला पेश कर रहे होते थे, उनसे एक बार क्वेश्चन पूछ लिया, उस पर बहस कर लिया, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन वो नहीं पूछ सकते थे और न ही उस पर वोटिंग कर सकते थे, यानी मतदान कर सकते थे। तो इन चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे कि परंतु मतदान करने या पूरक प्रश्न, जो अनुपूरक प्रश्न होते थे, जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन होता था, वो जो है ये भारतीय सदस्य नहीं पूछ सकते थे। लेकिन फिर भी ये एक बहुत बड़ी बात थी कि बजट पर जो है क्वेश्चन करने का या बहस करने का, डिबेट करने का अधिकार पहली बार भारतीयों को दिया गया था। और ये क्वेश्चन कई बार पूछता है, तो मैं हिंदी वालों को बार बार बताता हूँ कि 92 को हम लोग हिंदी में 92 या 92 बोलते हैं। तो बस से बजट और बस से 92, इस चीज़ को हमेशा याद रखेंगे। कई बार एग्जामिनेशन में जो है इस चीज़ को पूछ लिया गया है, ठीक है। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो इसमें आता है वह था कि पहली बार इनडायरेक्ट इलेक्शंस की बात की गई, अप्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था की बात की गई। हाँ, इलेक्शन शब्द से बचा गया था, निर्वाचन शब्द से बचा गया था, लेकिन अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई। और